गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कमिंग अप फॉर एयर। तो देखिए, कमिंग अप फॉर एयर ये एक नॉवेल है और इस नॉवेल को लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, है ना। अब आपको याद आ रहा होगा, जॉर्ज ऑरवेल ने एक और नॉवेल लिखा था जिसका नाम था एनिमल फॉर्म। तो एनिमल फॉर्म 1984 और कमिंग अप फॉर एयर, इनका 3 फेमस नॉवेल है। तो आज हम लोग कवर करेंगे कमिंग अप फॉर एयर को। ओके, अब देखिए, कमिंग अप फॉर एयर ये जो नॉवेल है ये किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है? तो थीम्स ऑफ नॉस्टैल्जिया। देखिए, नॉस्टैल्जिया की थीम को एक्सप्लोर करता है, वार की थीम को एक्सप्लोर करता है, एंड द इल्यूसिव क्वेस्ट फॉर एस्केप फ्रॉम ड्रगरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। और जो है मॉडर्न लाइफ के ड्रगरीज से निकलने का जो इल्यूसिव क्वेस्ट है उसको एक्सप्लोर करता है। तो याद रखिएगा, ये किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है? तो थीम्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, वार एंड द इल्यूसिव क्वेस्ट फॉर एस्केप फ्रॉम ड्रगरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसके बाद में इस नॉवेल कमिंग अप फॉर एयर नॉवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है जॉर्ज बॉलिंग। देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे आप समझिए, जॉर्ज बॉलिंग के एक तरह से ये सेंट्रल कैरेक्टर है ना। और ये बहुत खास, इसमें कोई स्टोरी नहीं है। अभी जब आप आगे कवर करेंगे तो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है इसमें, है ना। लेकिन अभी याद रखिए, पॉइंट वाइज मेन प्रोटैगनिस्ट जो हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं और जॉर्ज बॉलिंग हैं। और ये जो जॉर्ज बॉलिंग है ये मिडिल एज्ड इंश्योरेंस सेल्समैन है। देखिए, ये जॉर्ज बॉलिंग कौन है? मिडिल एज्ड इंश्योरेंस सेल्समैन है। थ्रू आउट द नॉवेल, इस नॉवेल के थ्रू जॉर्ज ऑरवेल मास्टरफुली पोर्ट्रेज, जॉर्ज ऑरवेल ने कुछ चीज़ों को पोर्ट्रेज किया है। किन चीज़ों को पोर्ट्रेज किया है? तो इन्होंने जो पोर्ट्रेज किया है वो क्या है? जॉर्ज इंटरनल स्ट्रगल विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो जॉर्ज बॉलिंग है ना, उस जॉर्ज बॉलिंग के इंटरनल स्ट्रगल को जो है बहुत अच्छे से जॉर्ज ऑरवेल पोर्ट्रे करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि किस तरह से समय बीतने के साथ में जॉर्ज बॉलिंग के लाइफ में स्ट्रगल होता है और स्ट्रगल में भी इंटरनल स्ट्रगल की बात किया गया है। द लॉस ऑफ यूथ, है ना, जिस तरह से पैसेज ऑफ टाइम होता है उनका यूथ का भी लॉस होता है, एंड द इनस्कैपेबल, है ना, एंड द इनस्कैपेबल रियलिटीज़ ऑफ कंटेम्प्रोरी सोसाइटी। और कंटेम्प्रोरी सोसाइटी की जो रियलिटीज़ हैं वो इनस्कैपेबल है ना, मतलब उसको जो है स्केप नहीं किया जा सकता है। तो उस इन चीज़ के रेफरेंस में जॉर्ज के इंटरनल स्ट्रगल को फोकस में किया गया है। मतलब आप सीधा याद रखो कि जॉर्ज ओवरऑल जो है, जॉर्ज ऑरवेल जी ओवरऑल जॉर्ज बॉलिंग के इंटरनल स्ट्रगल को पोर्ट्रे करते हैं। वो भी किसकी रेफरेंस में? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, द लॉस ऑफ यूथ एंड द इनस्कैपेबल रियलिटीज ऑफ कंटेम्प्रोरी सोसाइटी। अब यहाँ पर देखिए, द प्रोटैगनिस्ट जॉर्ज बॉलिंग इज अ मिडिल एज्ड इंश्योरेंस सेल्समैन। अभी आपने देखा ही, ये जो प्रोटैगनिस्ट हैं जॉर्ज बॉलिंग हैं, ये मिडिल एज्ड इंश्योरेंस सेल्समैन हैं, लिविंग इन सब अर्बन लंदन। याद रखिएगा, ये कहाँ पर रह रहे हैं? सब अर्बन लंदन में रह रहे हैं विद अ मुंडेन जॉब। मीन्स ये एक मुंडेन जॉब के साथ सब अर्बन लंदन में रह रहे हैं, एंड आ डिसकंटेंटेड फैमिली लाइफ। और इनकी जो फैमिली लाइफ है ना वो बिल्कुल डिसकंटेंटेड है ना, मीन्स वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और जॉर्ज बॉलिंग जो होते हैं स्ट्रक बाय अ सडन विंडफॉल, एक विंडफॉल में ये फंस जाते हैं। जॉर्ज सीक्स रिफ्यूज इन हिज इडिलिक चाइल्डहुड मेमोरीज। अब क्या होता है, जब ये विंडफॉल में फंस जाते हैं तो वहाँ पर जॉर्ज जो हैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में एक रिफ्यूज को खोजते हैं, है ना, डिसाइडिंग टू रीविजिट लोअर बिनफील्ड। और वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि अब वो बिनफील्ड में रीविजिट करेंगे, बिनफील्ड में ये फिर से जाएंगे। ये इनके विलेज का नाम है।
द विलेज ऑफ हिज यूथ, ये इनके यूथ काल के समय इनके विलेज का नेम है ना। मीन्स ऐसे समझिए ये अपने मेमोरीज में जाना चाहते हैं और जो भी चीज़ इन्होंने पहले एक्सपीरियंस की थी उन सबको अब ये वापस फील करना चाहते हैं। हाउएवर अपॉन हिज रिटर्न ही फाइंड्स द विलेज इररिवोकेबली, और यद्यपि जब ये अपने विलेज में जाते हैं, वापस जाते हैं, है ना, तब ये विलेज को पाते हैं इररिवोकेबली पाते हैं, जो कि इररिवोकेबली चेंज्ड हो गया था। किसके चलते? इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते इनके विलेज में काफ़ी चेंजनेस आ गई थी। एंड द लूमिंग शैडो ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड, और वर्ल्ड वार सेकंड का एक तरह से परछाई आ गई थी, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड का काफ़ी इम्पैक्ट आया था और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी काफ़ी इम्पैक्ट आया था इनके गांव विनफील्ड पर, है ना। आगे देखिए, द कंट्री साइड एंड फिशिंग पॉन्ड्स ऑफ हिज मेमोरीज, और इनके मेमोरीज जब ये याद कर रहे हैं तो इनके मेमोरीज में, इनकी यादों में जो कंट्री साइड आता है और जो फिशिंग पॉन्ड्स आता है ये भी हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हाउसिंग इस्टेट्स, मतलब ये भी रिप्लेस हो गए हैं। ये मतलब कह रहे हैं कि जब ये देखते हैं कि अपनी पुरानी यानी कि पास्ट के कंट्री साइड और फिशिंग पॉन्ड्स की तरफ जब ध्यान ले जाते हैं तब ये पाते हैं कि इन सब के जगह पर हाउसिंग इस्टेट्स बन गया है, फैक्ट्रीज बन गई हैं, है ना। यानी कि कंट्री साइड और फिशिंग पॉन्ड्स को हटाकर जो है तमाम प्रकार की फैक्ट्रीज को, हाउसिंग इस्टेट्स को बनाया गया है। सिम्बलाइजिंग द लूज ऑफ इनोसेंस एंड द इनएविटेबल मार्च ऑफ प्रोग्रेस, और ये सब ये सिम्बलाइज करते हैं कि जो इनोसेंस था, है ना, इनोसेंस का लॉस हो गया है, ठीक, और इसके जगह पर जो है प्रोग्रेस का एक इनएविटेबल मार्च शुरू हो गया है। यानी कि प्रोग्रेस करने के लिए जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी थी, है ना, वो सब एक तरह से लॉस हो गया है। यहाँ पर इसको बोला गया है लॉस ऑफ इनोसेंस को ये सिम्बलाइज करते हैं। ये कौन? ये जो फैक्ट्रीज और हाउसिंग इस्टेट्स हैं जो कि फिशिंग पॉन्ड्स या कंट्री साइड के जगह पर एक तरह से रिप्लेस हुआ है। क्लियर है? तो ये है आपका कमिंग अप फॉर एयर। मीन्स इसमें यही कहानी बताई गई है कि जॉर्ज बॉलिंग अपने पास्ट मेमोरीज में जाते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन करते हैं और वहाँ पर वो पाते हैं किस तरह से उनका विलेज जो है इररिवोकेबली चेंज हो गया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन और लूमिंग शैडो ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड के चलते। और वहाँ पर वो ये भी पाते हैं कि कंट्री साइड और फिशिंग पॉन्ड्स किस तरह से फैक्ट्रीज और हाउसिंग इस्टेट्स में चेंज हो चुके हैं। और ये जो हाउसिंग इस्टेट्स या फैक्ट्रीज हैं ये लॉस ऑफ इनोसेंस, लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इन सबको शो करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं। और इसके चलते, है ना, प्रोग्रेस का जो है इनएविटेबल मार्च शुरू हो जाता है। यानी कि प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होती है लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी थी, जो इनोसेंस था, इन सब का लॉस हो जाता है। ये ऐसा पाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जॉर्ज बॉलिंग। अब देखिए जॉर्ज बॉलिंग का इंट्रोडक्शन देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जॉर्ज बॉलिंग एक तरह से मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, है ना। इन्हीं के बारे में कहानी है कमिंग अप फॉर एयर में, इन्हीं के इंटरनल स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। तो देखिए जॉर्ज बॉलिंग 45 ईयर ओल्ड इंश्योरेंस सेल्समैन। जॉर्ज बॉलिंग जो हैं ये 45 ईयर ओल्ड हैं और ये इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस सेल्समैन है। लिव्स अ मुंडेन मिडिल क्लास लाइफ इन सब अर्बन, यहाँ पर यू रहेगा, सब अर्बन लंदन विद हिज वाइफ हिल्डा एंड देयर 2 चिल्ड्रन। ये जो जॉर्ज बॉलिंग हैं ये सब अर्बन लंदन के एरिया में रहते हैं अपनी वाइफ हिल्डा के साथ और इनके साथ में इनके 2 बच्चे भी रहते हैं। ओवरनाइट बिल्डिंग एंड डिसकंटेंट जॉर्ज फील्स ट्रैप्ड इन हिज एग्जिस्टेंस। रातों रात में क्या होता है, ये होता है कि जॉर्ज बॉलिंग ऐसा फील करते हैं कि वो अपने एग्जिस्टेंस में ट्रैप हो चुके हैं, है ना। डिसइल्यूजन्ड बाय द मोनोटनी ऑफ हिज जॉब एंड द
petty domestic squabbles at home. A sense of nostalgia and a yearning for the simplicity and innocence of his childhood in the countryside people him into a contemplative state, reminiscing about the past and pondering the inevitability of change. देखिए इसमें होता क्या है, ये इनके अंदर एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया आता है, मतलब रातों रात ये इनका पूरा मेंटालिटी ही चेंज हो जाता है और ये अपने पास्ट में जाकर जो है पास्ट मेमोरीज को याद करते हैं और उस पास्ट मेमोरीज को एक तरह से प्रेजेंट मेमोरीज से कंपेयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और ये पाते हैं किस तरह से चीज़ें जो हैं बदल गई हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। अ विंड फॉल एंड अ प्लान, इसमें क्या होता है, जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली विन्स 17 पाउंड्स ऑन अ हॉर्स रेस, a small fortune that sparks a flame of rebellion with him. Seizing this opportunity to escape even temporarily from his dreary routine, he concocts a plan. यहाँ पर कंकर्ड्स कर दीजिए, है ना। ही कंकर्ड्स अ प्लान टू रीविजिट लोअर बिनफील्ड, द विलेज ऑफ हिज बॉयहुड. George dreams of recapturing a piece of his lost youth and finding solace in the familiar places of his memories, untouched by time and emerging shadows of modernity and war. अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, एक तरह से इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें ये बताते हैं कि विंड फॉल जब होता है तब यहीं से इनके माइंड में कुछ प्लान आते हैं और यहीं से इनका जो इंटरनल स्ट्रगल को दिखाया गया है। क्लियर है? इसमें इसके बाद में आता है द अनरिकॉग्निजेबल विलेज. अपॉन अराइविंग इन लोअर बिनफील्ड, जॉर्ज इज कन्फ्रंटेड विद अ स्टार्क रियलिटी. द विलेज ऑफ हिज मेमोरीज हैज बीन swallowed by the advance of industrialization and the sprawl of suburbs. The old haunts of his youth, including his favorite fishing pond, have been obliterated by the construction of housing estates and factories. The rural idyll he remembered is nowhere to be found, replaced instead by the symbols of progress and modernity that he sought to escape. देखिए यहाँ पर वही चीज़ होता है कि ये जब विलेज में जाते हैं तो वहाँ पर विलेज की चीज़ों को, जैसे फिशिंग पॉन्ड्स को, है ना, इन सब को याद करते हैं तो ये पाते हैं कि इन सब की जगह पर वहाँ पर इस्टेट्स बन गए हैं, फैक्ट्रीज आ गई हैं, यानी कि सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं. नेक्स्ट है इनकाउंटर्स विद द पास्ट. डिटरमाइंड टू फाइंड सम रेमनेंट ऑफ हिज पास्ट, जॉर्ज अटेम्प्ट्स टू रिकनेक्ट विद पीपल एंड प्लेसेस दैट वंस हेल्ड मीनिंग फॉर हिम. है ना, जब ये पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं तब ये पाते हैं कि जो कभी उनके लिए बहुत ख़ास होती थी, अब वो किस तरह से वो जो है उन सारी चीज़ों को रिकनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. हाउएवर हिज efforts are not with the realization that the past cannot be resurrected. और ये कितना भी एफर्ट करें लेकिन क्या होता है, पास्ट को तो रिसरेक्ट किया नहीं जा सकता, पास्ट को वापस लाया नहीं जा सकता. द पीपल ही वंस न्यू हैव इधर मूव्ड ऑन और पास्ट अवे. ऐसे लोग जो कि उनको जानते थे पहले, या तो वे कहीं और चले गए हैं या उनकी डेथ हो गई है. एंड द फिजिकल लैंडमार्क्स ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज have been irrevocably altered or disappeared entirely. है ना, और इस तरह से होता है कि जो उनके चाइल्डहुड की मेमोरीज थी या तो अल्टर्ड हो गई हैं या जो इंटायर रूप से वो डिसअपेयर हो गई हैं. नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शंस ऑन चेंज एंड लॉस. ये पाते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और उसकी वजह से लॉस हुआ है, स्पेशली लॉस ऑफ इनोसेंस, लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये सारी चीज़ें देखिए. एज जॉर्ज वेंडर्स थ्रू लैंडस्केप ऑफ लोअर बिनफील्ड, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ चेंज, लॉस एंड द पैसेज ऑफ टाइम. He grapples with the realization that the simplicity and innocence of the past are forever out of reach
obscured by the relentless march of progress. This confrontation with reality forces George to acknowledge the impermanence of youth and the inevitability of aging and death. अब देखिए इसमें होता क्या है, जब ये जॉर्ज जो हैं ये लोअर बिनफील्ड, ये इनके विलेज हैं, इनको जब लोअर बिनफील्ड में घूम रहे होते हैं, एक तरह से इमेजिन कर रहे होते हैं, तब ये कई सारी चीज़ों को रियलाइज करते हैं, है ना, कि जो सिंप्लिसिटी हैं, इनोसेंस हैं, वो सब अब किस तरह से जो है लॉस हो गई हैं, है ना। आगे यहाँ देखिए, अ ग्लिम्स ऑफ वार के एक ग्लिम्स को भी ये याद करते हैं। जॉर्ज विजिट टू लोअर बिनफील्ड को इंसाइट्स विद ओमनियस साइंस ऑफ द इम्पेंडिंग वर्ल्ड वार सेकंड। और यहाँ पर ये पाते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड जो कि इम्पेंडिंग था, यानी कि वो हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, मतलब वो चीज़ लोग टालना चाहते थे लेकिन वो डन हो गया। तो उस वर्ल्ड वार सेकंड के एक तरह से जो डेंजरस सिचुएशन है उस चीज़ को भी ये याद कर रहे हैं। द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कंट्री साइड इज marred by the sight of airplanes and sounds of military preparations, surviving as a stark reminder of the looming threat of conflict. This backdrop of war underscores the fragility of the peace and stability that George longs for, highlighting the broader context of upheaval and uncertainty that frames his personal quest. देखिए यहाँ पर होता क्या, इसको ऐसे समझो, ये वार की ग्लिम्स को याद करते हैं और यहाँ पर ये बताते हैं कि किस तरह से वार में डिफरेंट टाइप के साउंड्स ऑफ मिलिट्री प्रिपरेशंस को दिखाया जा रहा है ना, और किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को। अब वैसे भी वार तो अच्छा तो होता नहीं, तो उसी की भयावह डेंजरस सिचुएशन को दिखाया गया है ना। नेक्स्ट है द रिटर्न होम। देखिए यहाँ पर डिसइल्यूजन्ड बट रिजाइंड, मतलब यहाँ डिसइल्यूजन हुआ लेकिन ये क्या हो गया था, रिजाइन हो गया था। जॉर्ज डिसाइड्स इट्स टाइम टू रिटर्न टू हिज फैमिली इन लंदन। जॉर्ज डिसाइड करते हैं कि अब उनको जो है अपनी लंदन में अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। जैसा कि ये जो है अपनी वाइफ हिल्दा और 2 चिल्ड्रन के साथ रहते थे, तो एक तरह सपनों की दुनिया में घूमकर अब ये सोच रहे हैं कि हाँ इनको अपने फैमिली के पास जाना चाहिए। द ट्रिप बैक इज अ सोम्बर जर्नी एज ही कंटेम्पलेट्स द एक्सपीरियंसेज ऑफ हिज ब्रीफ एस्केप एंड द हार्श रियलिटीज ही मस्ट फेस। हिज अटेम्प्ट टू फाइंड अ sanctuary in the past has only reinforced the inevitability of confronting the present and future with all its complexities and challenges. देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब ये घर आते हैं तो ये चीज़ पाते हैं कि अब उनको जो लाइफ की हार्श रियलिटीज़ हैं उनको ज़रूर फेस करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कितना भी कुछ कर लें लेकिन लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं उस चीज़ से ये बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को दिखाया गया है और एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई है कि जब आप घर आओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फैमिली की बच्चों की केयर करें, है ना, और आप इस रियलिटी से नहीं बच सकते हैं, उनको ये रियलिटी फेस करना ही चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखें कन्फ्रंटेशन एंड रिवेलेशन। बैक इन लंदन, जब ये लंदन में वापस आ जाते हैं तब क्या होता है, जॉर्ज इज फोर्स्ड टू कन्फ्रंट द लाइफ ही टेम्पोरली फ्लेड। द कंट्रास्ट बिटवीन हिज आइडियलाइज्ड मेमोरीज ऑफ लोअर बिनफील्ड एंड द स्टार्क रियलिटीज ऑफ हिज करेंट एग्जिस्टेंस बिकम्स अ कैटलिस्ट फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अब यहाँ पर देखिए ये बताया गया जब ये लंदन में आ जाते हैं तब ये जो जॉर्ज यहाँ से भागना चाहते हैं, है ना, और इसके साथ में इनकी जो है लोअर बिनफील्ड की, है ना, जो मेमोरीज हैं, आइडियलाइज्ड मेमोरीज और स्टार्क रियलिटीज़ के बीच में एक तरह से कंट्रास्ट हो जाता है ना। मीन्स ये एक
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अभी भाग भी नहीं सकते हैं। आगे देखिए, ही बिगिन्स टू सी हिज लाइफ इन अ न्यू लाइट। अब यहाँ पर वो अपनी लाइफ को एक नए सिरे में देखना, नए सिरे से देखना शुरू कर देते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ द वेरी ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ही वंस रिजेंटेड। The narrative suggests a reluctant acceptance of his middle class identity and the roles of husband, the father that he inhabits। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो है जैसा कि इनकी पूरी फैमिली है अपनी वाइफ हिल्डा के साथ और जो है अपने बच्चे के साथ, तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि उनको हस्बैंड का रोल और जो है एक फादर का रोल उनको करना चाहिए, है ना। ये मिडिल क्लास आइडेंटिटी और ये चीज़ उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, एक्सेप्टेंस एंड द वे फॉरवर्ड। इन द एंड कमिंग अप फॉर एयर इस नॉवेल के एंड में ब्रिंग्स जॉर्ज बॉलिंग टू अ प्लेस ऑफ रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लाइफ। मतलब ये जॉर्ज जो हैं ऐसे सपनों की दुनिया में इंटरनल स्ट्रगल करते हुए एक ऐसे प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको लाइफ के रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वाइल ही कांट रिक्लेन, और ये इसको रिक्लेन नहीं कर सकते हैं, द पास्ट नॉर escape the impending future, he acknowledges the importance of finding contentment in the present. The novel closes with George facing the inevitability of changes, both personal and global, as the shadow of war looms large. His journey reflects the universal human desire to find meaning। यहाँ पर देखिए, ये मेन पॉइंट है, इनकी जो जर्नी है ना ये रिफ्लेक्ट करती है यूनिवर्सल ह्यूमन डिज़ायर को, कि किस तरह से ह्यूमन डिज़ायर जो हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं। टू फाइंड मीनिंग एंड पीस एमिड्स द टर्बुलेंस ऑफ द वर्ल्ड के टर्बुलेंस के बीच में वो एक पीस को खोजती रहती हैं और एक जगह वो स्टेबल नहीं रहती हैं, और अंडर स्कोरिंग द पॉइग्नेंट ट्रूथ दैट वन कैन नेवर ट्रूली come up for air from the relentless flow of time. Clear? Coming up for air, the summary of this novel Coming Up for Air can be completed in following 8 sections. One is a windfall and a plan, the unrecognizable village, encounters with the past, reflections on change and loss, a glimpse of war, the return home, confrontation and रिवलेशन, एक्सेप्टेंस एंड द वे फॉरवर्ड। देखिए होता क्या है, कमिंग अप फॉर एयर को आप 8 सेक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। पहले ये विंड फॉल में फंसते हैं, वहाँ पर इनके माइंड में एक तरह से उथल पुथल होती है। फिर अनरिकॉग्नाइजेबल विलेज में पहुँचते हैं, है ना। बाद में बिनफील्ड विलेज का नाम था, वहाँ से सोचते हैं कहाँ पर आ गए, फिर बाद में इनको पता चलता है। इनकाउंटर्स विद द पास्ट, अब पास्ट मेमोरीज को याद करते हैं। इसके बाद में वो पाते हैं किस तरह से चेंज हुआ, किस तरह से लॉस हुआ, रिफ्लेक्शंस ऑन चेंज एंड लॉस। वार की एक ग्लिम्स को देखते हैं, वापस ये अपने लंदन होम में आते हैं। कन्फ्रंटेशन होता है, रिवलेशन होता है, और लास्ट में एक्सेप्टेंस और वे फॉरवर्ड। एक्सेप्टेंस करते हैं और ये कहते हैं उनको उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी चाहिए। ओके, थीम्स ऑफ नॉवेल कमिंग अप फॉर एयर। कमिंग अप फॉर एयर नॉवेल के थीम की बात किया जाए तो वो क्या है, नॉस्टैल्जिया एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस, ये याद रखिएगा। थीम्स ऑफ नॉवेल कमिंग अप फॉर एयर में नॉस्टैल्जिया और लॉस ऑफ इनोसेंस को दिखाया गया है। द इनेविटेबिलिटी ऑफ चेंज को दिखाया गया है। द इल्यूजन ऑफ एस्केप, वार एंड फ्रेगलिटी ऑफ द पीस को दिखाया गया है, और सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी को दिखाया गया है। जॉर्ज ऑरवेल ये इसके राइटर हैं। किसके राइटर हैं? नॉवेल कमिंग अप फॉर एयर। और जॉर्ज ऑरवेल की अगर मेन नॉवेल की बात किया जाए तो मेन 3 नॉवेल है। वन इज एनिमल फॉर्म, सेकंड इज 1984 और ये कमिंग अप फॉर एयर। और ये तीनों की तीनों नॉवेल फेमस नॉवेल हैं। जॉर्ज ऑरवेल का जो लाइफ स्पैन है, इनका बॉर्न होता है 1903 ईस्वी में और इनकी डेथ होती है 1950 ईस्वी को। ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और क्रिटिक हैं। याद रखना, ये ब्रिटिश राइटर हैं जॉर्ज ऑरवेल। तो ये जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल है कमिंग अप फॉर एयर। आई होप समझ में आया होगा। देखिए ये है ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप, तो हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। तो जैसा भी होगा आप लोग बताना। तो
तो ये तीनों नॉवेल याद रखना, और यहाँ पर कमिंग अप फॉर एयर ये कवर कर लिया गया है, एनिमल फॉर्म और 1984 अभी बाकी है। आई होप ये क्लियर हुआ। ओके, सो अंटिल व्हेन, जब तक दूसरी वीडियो नहीं आती है तब तक आप लोग देखते रहिए, और कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक्स अ लॉट।